नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। मेरे साथ नवदीप कौर हैं जो पिछले 1.5 महीने से करनाल जेल में थी। कल उनको रिहा किया गया है, यानी कि 26 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो इनको जेल में क्यों डाला गया, पूरा जो इंसिडेंट था, और इस बीच उनको पुलिस ने कैसा बर्ताव किया, और बाहर जो परिवार था उन्होंने इनकी रिहाई के लिए कैसे क्या क्या किया, वो सारी बातें हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 12 जनवरी को आपकी गिरफ्तारी होती है, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है? क्या घटना हुई थी उस दिन, वो आप बता पाएंगे? जी। 12 जनवरी वाले दिन जैसे हम लोग हमेशा मजदूरों की हेल्प के लिए हमेशा धरने के रूप में हम लोग जाते रहे थे वेतन दिलाने के लिए। तो उस दिन भी हम लोग मजदूरों का वेतन दिलाने के लिए काफ़ी मजदूर इकट्ठा होकर गए थे। और जो कौन सी जगह, ये कौन सिंधु बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली बॉर्डर, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे जो कंपनियां हैं उसके अंदर 12 तारीख वाले दिन 2-3 कंपनी में पहले हम लोग गए। उसमें एक मालिक ने ये बोला कि हम लोग सुबह सुबह 1 घंटे के बाद पैसे दे देंगे, एक ने बोला कि शाम तक हम लोग पैसे दे देंगे। लेकिन हम लोग जब एक तीसरी कंपनी में जाते हैं तो हम लोग शांतमय तरीके से बैठते हैं वहाँ पर जाकर, आधा घंटा तक हम वहाँ पर जाकर बैठते हैं और अनाउंस करते हैं कि कंपनी मालिक है जो जो मजदूरों के लॉकडाउन के पहले के पैसे रह रहे हैं वो पैसे दे। लेकिन कंपनी मालिक आगे से मतलब कंपनी को बंद करके बैठ जाता है। तो आधे घंटे के बाद पुलिस आती है और महिलाओं को मारना शुरू करती है। मेरे गले में हाथ डाला गया और मुझे खींच के बाहर निकालने की कोशिश की गई। तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। तो उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है और मुझे सोनीपत में लेके जाया जाता है। वहाँ पे मतलब सारा कुछ करने के बाद मार पिटाई करते हैं, फिर मुझे वहाँ पे करनाल जेल में छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस आपसे कैसा बर्ताव कर रही थी, और उस दिन क्या आपके साथ मारपीट कुछ हुई, और लॉकअप हवालात के अंदर भी? हाँ जी, जब मुझे पकड़ा गया तब से लेकर जेल के अंदर बंद होने तक मुझे मारा गया। जब मुझे पकड़ा गया तो उनके साथ कोई भी फीमेल मतलब फीमेल लेडीज पुलिस नहीं थी उनके पास कोई भी। तो जेंट्स पुलिस आते हैं, मुझे क्या मारते पीटते हैं और बालों से पकड़ कर घसीटते हुए मुझे लेके गए। और जब मुझे पकड़ा गया तो इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी दूर जगह सुनसान रास्ते पे खड़ी करके गाड़ी मुझे वहाँ पे पीटा जाता है। फिर मुझे कुंडली थाने में जाकर पीटा जाता है। और महिलाओं ने नहीं पीटा मुझे, जेंट्स पुलिस ने पीटा। वो भी ऊपर बैठ बैठ के पीटा गया और साइन करवाने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई। और कोशिश की गई कि मैं सबके नाम लेकर उनको फंसाऊँ। लेकिन मैं मतलब जितने भी सारे मजदूर थे मैं बहुत कम लोगों को जानती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या है, जब मुझे बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे तो काफ़ी लोग थे जो मेरी रिहाई के लिए उस दिन आए छुड़ाने के लिए। तो जो पुलिस है उन्होंने उनको लाठीचार्ज करके उनको पीछे किया। तो फिर मुझे सोनीपत लेके जाया गया थाने में। तो वहाँ पर भी मतलब बहुत बुरे तरीके से मुझे मारा पीटा गया। फिर मुझे मतलब रात को 12 बजे करनाल जेल में छोड़ के आए। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हो? अगर जुड़े हुए तो उससे कैसे जुड़े? क्या आप वहाँ पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर काम करते हो? तो उन सब के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो मजदूरों का प्रदर्शन था इसमें आप कैसे जुड़े हुए? जी, मैं सितंबर महीने में जब यहाँ पे आई थी तो मैंने मतलब कंपनी में काम करना शुरू किया था। वहाँ पर मजदूर अधिकार संगठन नाम का एक संगठन जो काम कर रहा था 3 साल से, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो वहाँ पर मैं फिर काम करने लगी उसके साथ। लोग ही बात लोगों से सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आप लोग किसान आंदोलन से कैसे जुड़े हुए थे? किसान आंदोलन से हम लोग इसलिए जुड़े क्योंकि हम लोग जो किसानों की मांगों को बिल्कुल जायज़ मानते हुए उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन सिंधु बॉर्डर पे आता है तो हम लोग जो सारे मजदूर इकट्ठा होके उनकी सपोर्ट के लिए जाते रहे हैं। और हम लोगों ने 1 दिसंबर को सारे मजदूरों ने इकट्ठा होके हड़ताल की, अपने काम की एक दिन छुट्टी की। और 2000 से ज़्यादा मजदूर थे उस दिन इकट्ठा हुए और हड़ताल करके हम लोग रैली करते हुए, एक मार्च करते हुए माइक के वहाँ पे स्टेज के पास गए। और मैंने मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से अपनी उस दिन बात भी रखी थी। और हम लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए जो इन्होंने एक कानून बनाया है कि जो स्टॉक करने की लिमिट है उसको हटा दिया गया है कि आप कितनी भी ज़्यादा तरीके से आप स्टॉक कर सकते हो, उससे कोई लिमिट नहीं है। तो ये सीधा सीधा प्रभाव है जो मजदूरों पे पड़ रहा है।
तो जैसे किसानों से वो फसल खरीदते हैं तो वो मार्केट में मजदूरों को भी मिलेगी, क्योंकि अगर 5 रुपए किलो आलू वो मजदूरों से किसानों से खरीद रहे हैं तो 40 से 50 रुपए किलो वो मजदूरों को दिए जाते हैं। तो सीधा सीधा प्रभाव है कि मजदूरों पर भी पड़ेगा। तो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे मजदूरों को नुकसान होगा। तो मजदूर इस बात को समझते हुए तो वो किसानों के सपोर्ट में आते हैं। लगातार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी हम लोग सपोर्ट ऐसे करते रहेंगे। नोदी, आपके ऊपर एक FIR 28 दिसंबर की है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 12 जनवरी से पहले भी आप मजदूर लोग जाते रहे हैं अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने? हाँ जी, उससे पहले भी हम लोग लगातार जो मजदूरों की हेल्प के लिए लगातार जाते रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन के पहले का पैसा मजदूरों का कंपनी में फंसा हुआ है उसके लिए हम लोग पहले भी शांतमय तरीके से धरने के रूप से ऐसे मजदूरों को पैसे दिलाते रहे हैं। 300 से ज़्यादा मजदूरों को मतलब 5 लाख के करीब पैसे दिला चुके हैं। 28 दिसंबर की जो घटना है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर एक दिन हम लोग 28 दिसंबर हम लोग वहाँ पे एक मैगी की कंपनी थी, वहाँ पर हम लोग गए थे मजदूरों को पैसे दिलाने के लिए। तो वहाँ पे जो क्विक रिस्पांस टीम आती है मजदूरों पे दोनों तरफ से हमला करने की कोशिश की, उन्होंने हमला भी किया और उन्होंने फायरिंग भी की। तो उस दिन जब हम लोग उसकी फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वहाँ पे थाने में जाते हैं कि हमारी जो फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज की जाए, तो वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। तो हम लोगों ने फिर SP को लेटर भी लिखा, ईमेल भी किया कि जो फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हम लोग लगातार पहले से भी मतलब मजदूरों की ऐसे हेल्प कर रहे थे। तो ये जो आप बार बार बोल रहे हैं QRT, क्विक रिस्पांस टीम, ये क्या चीज है और ये क्या करते हैं? क्या ये पहले भी मतलब जो यूनियन है, मजदूर यूनियन है, उनको तंग करते रहे? हाँ जी बिल्कुल, ये क्विक रिस्पांस नाम की एक टीम है जो किया नाम से, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया नाम से ये जानी जाती है, जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम लोग पेट्रोलियम करने के लिए हैं, जो रात के टाइम मजदूरों की सेफ्टी के लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे पहले भी 3 साल पहले के से ही जो मजदूर संगठन है यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे वो मतलब मजदूरों को पर्चा बांटने के लिए जाता है या मजदूरों से बातचीत करने के लिए जाता है या कोई मांग उठाने की कोशिश करता है, तो ये मतलब कुंडली में जो किया नाम की जो कंपनी वाले जो गुंडे हैं वो लगातार से जो मजदूर संगठन पे हमला करते रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। मतलब पर्चा बांटने तक की भी वहाँ पे आज़ादी नहीं है, जो उनको मतलब महीना या हफ्ता वो देते हैं जो कंपनी वाले उनको, क्योंकि जो वहाँ पे जो संगठन है उनको दबाने की कोशिश की जाती है, मजदूरों को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये यही काम करती है कि मजदूरों को खड़ा होने ना दिया जाए। तो ये पहले से ही मजदूर संगठन के खिलाफ काम कर रही है। नवदीप कौर को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया जाता है, हवालात में रखने के बाद आपको जेल भेजा जाता है, 1.5 महीने आप जेल में रहे। तो जेल में नवदीप कौर का क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, जब मैं जेल में गई तो मैंने मतलब और भी महिलाओं से बातचीत की। जब मैंने बताया कि मैं ऐसे कुंडली पुलिस के द्वारा मतलब अरेस्ट किया गया और कुंडली पुलिस ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है, जाति के नाम पर भी मुझे गालियां दी गई और बुरे तरीके से मारा गया, प्राइवेट पार्ट पे भी चोट मारी गई। तो जब मैंने वहाँ पे ये बात की तो वहाँ की जो महिलाओं ने बताया तो वो उनके लिए वो बहुत आम था, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी महिलाएं मुझे मिली जिनका रेप भी किया गया, जिनको बहुत बुरे तरीके से मारा भी गया, 10-10 15-15 दिन का रिमांड भी लिया गया, और वो भी लेडीज पुलिस ने, जेंट्स पुलिस द्वारा रिमांड किया गया बहुत बुरे तरीके से। किसी किसी महिलाओं का अभी भी हाथ पैर इतने टूटे हुए हैं कि वो अभी तक सीधे नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आज हमारी जो पुलिस है उसका औरतों को लेकर और जो अनुसूचित जातियां हैं, जो दलित समाज है, उसके लेकर कितना कैसा नजरिया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है औरतों को लेकर। जी, तो पहले तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या ही बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कस्टोडियल जो रेप है वो आपको ऐसी महिलाएं जेल में मिली, आपके साथ भी आपने बताया कि प्राइवेट पार्ट्स पर पुलिस वालों ने कस्टडी में चोट पहुंचाई। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सीरियसली सवाल खड़े करने की जरूरत है महिलाओं और दलितों के द्वारा पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से महिलाओं और पुलिस के साथ और दलितों के साथ पुलिस बर्ताव करती है? बिल्कुल जी, ये सवाल करने की जरूरत है। अगर आज एक महिला को लेकर इतनी जनता खड़ी हो रही है
तो सच में ये सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ मैं ही एक महिला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके साथ लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार कस्टडी में भी रेप किए जाते हैं, जेल में भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, या बाहर भी लगातार पुलिस के द्वारा उनको अलग अलग जगह पर दलित महिलाओं को तंग किया जाता है। वैसे भी महिलाएं, चाहे महिला हो किसी भी तबके की हो, महिला के साथ ऐसा ही किया जाता है। तो ये सवाल करने की सच में ज़रूरत है, और भी जनता को आगे आने की ज़रूरत है, और इसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ जो पुलिस वालों के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए कि ऐसा आगे ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली और आखिरी घटना हो गई है। ये आगे भी, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो आगे भी ये महिलाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। तो ये सच में बहुत सीरियस सवाल है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको पता चल गया था कि आपके जो दूसरे साथी हैं शिव कुमार, जो मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया? जब मैं जेल से बाहर आई तो मुझे पता चला कि जो शिव कुमार है इसको 16 दिसंबर को ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो 8-10 दिन तो शायद उसको गलत तरीके से रखा गया, मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसको पुलिस ने उठाया और किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ है, वो कहाँ नहीं है। और 10 दिन के बाद उन्होंने जब कोर्ट में पेश किया और दोबारा से 10 दिन का रिमांड लिया, मतलब 20 दिन के करीब उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया और जेल में उसको फेंक दिया गया। लेकिन अभी देखा जाए तो जो शिव कुमार की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उसकी हड्डियां तक टूट गई हैं। तो उसके बारे में भी मतलब सवाल होना चाहिए कि ऐसे पुलिस किसी को भी ऐसे हाथ नहीं डाल सकती है, बिना प्रूफ के, बिना जानकारी के और बिना वारंट के किसी को ऐसे पकड़ना बहुत बड़ा गैर कानूनी ये जुर्म बनता है। अगर आज हम लोग यहाँ पे बाहर आई हूँ मैं, या शिव कुमार की थोड़ी बहुत आवाज़ उठ रही है और आगे भी उठेगी, तो ये जनता की वजह से हो रहा है। तो ये गैर कानूनी है पुलिस का इस तरीके से हिरासत में लेना और उसको मार पीट के, हड्डियां तोड़ के उसको जेल में डालना, और किसी को शो भी नहीं होने देना कि भाई पुलिस हिरासत में है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है पुलिस के लिए। नवदीप, आप तो जेल में रहकर आई हैं, आपके साथी शिव कुमार जेल में हैं, बहुत सारे किसान तिहाड़ जेल में बंद हैं। क्या नवदीप को उनकी भी आवाज बनेगी? जी बिल्कुल, जैसे आज मैं जेल का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे मैं बेकसूर जनता की आवाज़ बन रही थी, तो मैं बेकसूर जेल में डाली गई हूँ। तो बहुत सारे जो किसान कार्यकर्ता हैं, मजदूर कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो जनता की आवाज़ उठाते उठाते अभी जेल में उनको बंद कर दिया गया है, तो मैं उनके भी रिहाई की मांग करती हूँ, तुरंत उनको रिहा कर देना चाहिए। नवदीप, इस बीच आपका पूरे दुनिया में आपके लिए कैंपेन किए रिहाई के लिए, तो सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि नवदीप कौर कौन है, कहाँ से है, किस परिवार से आती हैं और परिवार के लोग क्या काम करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा बताइए। मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में एक मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है गंदड़, में वहाँ के रहने वाली हूँ और मैं मजदूर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो एक मजदूर फैमिली है। और मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही है कि जो मजदूरों को हर जगह पे मतलब लड़ना पड़ता है। मैं जब बचपन से लेके पहली जमात से 12 क्लास तक अभी तक मैंने की थी, तो उसमें भी मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है, मेरी पूरी फैमिली का बहुत स्ट्रगल रहा है। तो खाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या खेतों में काम करने को लेकर, हर जगह पे मतलब अपने हकों के लिए या अपनी बात रखने के लिए लड़ना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। तो अब फिर 12 करने के बाद मेरा काफ़ी लंबा गैप रहा है, क्योंकि हमारे परिवार की जो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मुझे बीच में 4-5 साल का गैप लेना पड़ा। फिर जाके मैंने खालसा कॉलेज में अप्लाई किया, तो फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई आगे। तो यही है कि मैं मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही हमारा ऐसा था कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मेरी मम्मी भी लगातार महिलाओं को लेकर बोलते रहे हैं, जब मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो सारे ही लगातार महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर एक्टिव रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए मैं ऐसे मजदूरों की आवाज़ बनने लगी, मजदूरों के लिए बोलने लगी या महिलाओं के लिए बोलने लगी। तो ये हमारी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ या मजदूरों के लिए बोल पा रही हूँ। तो नवदीप कौर को जेल हुई, जेल से रिहा हो गए हो, तो क्या अभी भी नवदीप कौर मजदूरों के बीच जाएंगे और मजदूरों की बात करती रहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले जैसी नवदीप हूँ, आज मैं वही नवदीप हूँ जैसे जो मैं पहले थी।
और अब मैं बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे जोश के साथ काम करूंगी, क्योंकि पहले भी हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। पहले भी हम लोग कानूनी दायरे में रहकर, जो संविधान ने हमें लोग मान्यता दी है कि अगर आपको कोई चीज़ मंजूर नहीं है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे और आगे भी मजदूरों की, किसानों की और महिलाओं की आवाज़ बनते रहेंगे और आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। जी शुक्रिया। ये थी नवदीप कौर मेरे साथ बात करने के लिए। नवदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए मजदूरों के लिए। आपकी और आप कोशिश रहेगी कि आप कोशिश करिए कि आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएँ और साथ में मजदूरों की आवाज़ भी आप बनिए। आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी बात रखेंगे मजदूरों की तो उसकी पूरी दुनिया सुनेगी उसकी। तो खैर, आपकी जमानत की, आपको बाहर की आई की, तो आप उसको बधाई। धन्यवाद।